ये तो थी हमारे पूरे हिंदुस्तान की कहानी। अगर उसी समय उसी दौरान कि अगर हम अपने उत्तराखंड की बात भी करें तो उत्तराखंड भी हम पहले राजाओं के अधीन रहे, फिर गोरखाओं ने हम पे शासन किया, फिर अंग्रेज़ों को बुलाया गया क्योंकि गोरखा इतने क्रूर शासन उनका था कि वो किसी को सहते नहीं थे। अनेकों प्रकार के हम पे उन्होंने कर लगाए। महिलाओं को छत में जाने पे कर था, भैंसों पे कर था, दूध निकालने में कर था, धुएं पे कर था, खेती पे कर था। हर प्रकार के कर देने के बाद किसान के पास चीजें बचती नहीं थी। उनका बहुत कठोर उनका प्रशासन रहा। गोरखियानी उनके प्रशासन को कहते। उसके बाद जब उनके प्रशासन से हमारा जो समाज था वो बड़ा परेशान हो गया था तो अंग्रेजों को बुलाया गया। फिर सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को बुलाया, टिहरी अपने पास रखा, बाकी में अंग्रेजों का शासन हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी अपना दमनकारी कार्य शुरू कर दिया। तो हमारे उत्तराखंड से ही पहले स्वतंत्रता सेनानी कारू मेहरा, उन्होंने भी ये अपने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर दी। वो पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने उत्तराखंड से अपने को स्वतंत्र करना, अपने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश शुरू की। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जो पहले का इतिहास है इसी तरीके के संघर्ष में ही रहा है। तो हम अब अगर हम अपनी बात करें तो हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। अब हमारे क्या कर्तव्य है हमको उसके बारे में सोचना। आज न हम किसी के अधीन हैं और न ही हम किसी के प्रताड़ित हैं। हम आज़ाद हैं, हमें पढ़ाई के लिए छोड़ा गया है और हम अपने घर से आज़ाद हैं, शिक्षकों से आज़ाद हैं। समय समय पे टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी दी जा रही है। आज अगर हम अंग्रेज़ों के अधीन रहते तो हो सकता कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का हमको क्या नहीं होता, अनुमति नहीं होती। कुछ ही लोगों की इसको अनुमति दी जाती कि आप ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन आज बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको किसी चीज़ों से बाध्यता होगी या हमें किसी चीज़ों से जकड़ रखा होगा, हम नहीं कर पाएंगे। हम चहुमुखी विकास के लिए पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हैं, इसलिए हम इस दिन को मना रहे हैं। यही वो दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए। हमें जितने भी इन सब पाबंदियों से रोका गया था वो सारी चीज़ें खत्म हुई और इस दिन के लिए बहुत बहुत वीर योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने अपने जीवन की बलिदान दे दिया और हम लोगों के लिए आज स्वतंत्र कर दिया जीने के लिए। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमको भी इसी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। और पहले अपने ग्राम को, अपने घर को, फिर अपने जिले को कैसे आगे बढ़ाए ना, वो आप लोगों का फर्ज है। आपका भविष्य है, आपको देखना है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसलिए जब आप छात्र हो उस टाइम पे सिर्फ आपको ये सोचना है कि हमारा काम क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका काम क्या है, आपका इस उम्र में काम क्या है, तो क्या कहोगे? क्या काम है आपका? केवल और केवल पढ़ाई। न तो आपसे कोई खेती बाड़ी करवा रहा, न तो कोई हल चलवा रहा, आपका केवल काम है पढ़ाई। और इस पढ़ाई के लिए आपको तत्पर रहना, दिन रात जब भी आपको समय मिले आपको इस पढ़ाई के लिए तत्पर रहना है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्कूल के शिक्षकों का कि शिक्षकों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग है। जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमारा 100% रिजल्ट रहा है। तो हमारी स्कूल छोटी है, बच्चे कम हैं। अगर हम लोग मिल के पेरेंट्स, बच्चे और शिक्षक आपस में मिल के कोलैबोरेट करके अगर अच्छी एजुकेशन देंगे तो हर बारी हमारा 100% रिजल्ट रहेगा। और यहाँ से अच्छे क्योंकि बुक्स वही होते हैं, अध्यापक वही होते हैं, टीचर्स वही हैं। आज यहाँ हैं अति संवेदनशील इलाके में, कल वही लोग देहरादून में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप देहरादून जाओगे तो वहाँ पे कोई शिक्षक अलग मिलेगा। वो हो सकता पहले जोशीमठ में रहे, हो सकता पहले उत्तरकाशी के कई। ये नहीं है, किताबें वही हैं। हमें ये अपनी पहले तो जो हमारा माइंड है उसको हमें सेट करना है। बुक्स वही हैं, आप यहाँ पढ़ो या दिल्ली में पढ़ो या देहरादून में पढ़ो। NCERT की बुक्स हैं आपको कहीं, और अध्यापक भी वही हैं। बस आपको अपनी सोच बदलनी है, क्योंकि जो देहरादून में होगा वो 2 बजे बाद 6 बजे बाद तक खेल नहीं रहा होगा, वो ट्यूशन जा रहा होगा, कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि इस उम्र में मेरा काम सिर्फ पढ़ाई है। अगर मेरे घर में पैसे की कमी होती है तो क्या आपको कोई बोलेगा? आपके घर में पैसे की कमी हो गई तो आपको कोई बोलेगा कि आपके कारण हुई? आपके घर में फसल अच्छी नहीं हुई तो आपको कोई बोलेगा?
आपको कब कोई बोलेगा? आपको कब बोलेगा कोई? जब आपका रिजल्ट खराब होगा, जब आपकी मार्क्स खराब होगी, जब आपकी स्कूल से शिकायत आएगी। तो जब आपको पता है, जब आपको क्या है पता है कि मेरा काम क्या है, तो फिर उस काम पे लगे रहो। आप खेलो, खेलने का एक टाइम बनाओ कि मुझे इतने टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे सोना है, और फिर से जो मेरा होमवर्क है दिन में मुझे ये करना है, शाम को पढ़ाई करनी है। समझ में आया? गलतियां होती है। आज हम जिस लाइट के लिए रो रहे हैं, इसका जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया है? थॉमस अल्वा एडिसन ने। क्या आपको लगता है कि पहली बार में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया होगा? 10,000 बार फेल हुए थे, ये करते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ ना कुछ, लेकिन ये बहुत बारी फेल हो रहे थे, बैक टू बैक फेल होते जा रहे थे। और जो इनके समतुल्य, जो इनके साथ के उस टाइम के वैज्ञानिक थे, तो वो इनको ताने मारने लगे। क्या? अरे यार आप तो बार बार फेल हो रहे। उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं तो सफल हुआ हूँ। मैंने इतनी चीजें खोज ली है जिनसे बल्ब का आविष्कार कभी नहीं हो सकता है, ये भी मेरी खोज है। तो जो इनोवेटिव होता है, जो आगे के बारे में सोचता है, क्रिएटिविटी करता है, वो हर एक चीज में अपनी सफलता खोजता है। तो कुछ करते हो और उसमें असफल भी हो जाते हैं, तो ये आपकी असफलता नहीं है। लेकिन अगर आप करते हो, तो अगर आप मन से कर रहे हो, तो आप कर ही नहीं रहे हो उसको, आप पे अगर खाली थोपा गया है, तो समझ लो आप असफल ही हो। अगर आप करते हो और उसके बाद अगर कोई रुकावट आती है, तो आप असफल नहीं हो, आप धीरे धीरे सीखोगे। इंसान गलतियां से सीखता है। और विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जो मंजिल आपको आसानी से मिल गई है, उसमें फिर सोचो कहीं ये गलत तरीका तो नहीं था। तो ये नहीं कि जहां आप असफल हुए, जहां आपने गलतियां की, ये नहीं है कि वहां आप क्या है, आप फेलियर हो। नहीं, आप फेलियर नहीं हो, आपने किया, आपने पूरे आप ईमानदारी से आपने वो काम किया, और आप सीख चुके हो कि इस तरीके से ये काम नहीं हो सकता है। तो मेन उद्देश्य आपका इस समय पढ़ाई है। स्वतंत्रता दिवस ये एक अच्छा समारोह है, ये एक अच्छा पर्व है जब हम सारे लोग मिलते हैं। और इस दिन को जब हम मिलते हैं तो अपने वीरांगनाओं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद करते हैं, और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारे देश को आज़ाद किया। ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने आज़ाद किया और उसके बाद बस वही वो रह गए इस दुनिया में या इस देश में, वही वो रह गए हैं। उन्होंने हमारे लिए किया, उनका इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था। इसलिए जब भी कोई काम करो तो निस्वार्थ भावना से करो। अगर आप उसमें सिर्फ अपना स्वार्थ देखोगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको बहुत लंबे तरीके से सोचना पड़ेगा। ये तो थी बच्चों की कहानी। अब थोड़ा मैं पेरेंट्स के बारे में बात करूंगा कि टीचर्स का तो काम है बच्चों को पढ़ाना, वो तो बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनको एप्रिशिएट करना भी एक पेरेंट्स का काम होता है। मैं अभी जब मैं घर पे था तो अभी जो नए अध्यापक आए हैं इंग्लिश वाले, उनकी मैं एक ऑनलाइन क्लास देख रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये हो सकता है कि आप देहरादून में अध्यापकों नहीं है टाइम कि वो आप छुट्टी के बाद भी आपकी ऑनलाइन क्लास लें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से अगर हमारे घर में, हमारे गांव में अगर ऐसा काम हो रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमको इस तरीके से टीचरों को सम्मानित करना चाहिए कि वो इस तरीके से भी काम करें। रेन ऑफ द रूफ शायद कोई पोएम चल रही थी, तो मैं कंटिन्यू पूरे उसमें था, और मैंने वो हालांकि पढ़ाई में कमजोर है था जी, मैं उसके साथ हालांकि पूरे टाइम था। और उसके बाद मैंने फिर उसको कहा कि अगर जहाँ समझ नहीं आता है, उन्होंने 2-3 बार टीचर्स को पूछा और उन्होंने फिर भी उसको बताया, हर एक स्टेंजा को बार बार बताया। इस स्टेंजा का मतलब ये है, हर लाइन का, हर वर्ड का मीनिंग बताया, और अंत में बताया कि हर वर्ड की आप मीनिंग्स लिखो और मैं इसमें क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आपको वो करने हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि इस तरीके से वो करें। क्या आप लोग इस चीज़ को देख रहे हो? क्या आप लोग उस टाइम, आप नहीं तो आपके घर का कोई और मेंबर्स क्या उस समय बच्चे के साथ बैठा है? ये आपको देखने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी तो इतनी है हमारे पास, कहते हैं कि विज्ञान या तो श्राप है या फिर वरदान है। अगर उस टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल होगा तो या तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा या तो वो उसी से बिगड़ जाएगा। अब मैंने उसको कहा कि आप क्या करो, जितना समझ नहीं आए इस चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर उसमें उस चैप्टर को पढ़ाने वाले आपको दिखेंगे। उस पर क्लिक करो, जो अपने शब्द
कहीं पे अगर मिस्टेक हो गई, आपको लगा कि मैंने सर को काफ़ी बार पूछ लिया है और वो भी थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, तो आप ये चीज़ें मदद तब ले सकते हो यूट्यूब की। ये नहीं कि किसी का ब्लॉग देख लिया या फिर कोई गाने सुन रहे नए नए। इससे क्या होगा कि बच्चा तो एक कच्चा घड़ा है, वो जिस तरीके भी उसको अभी मोड़ोगे वो उसी तरह मुड़ जाएगा। तो मेरा पेरेंट्स से भी ये एक अनुरोध है कि इसमें बच्चे को बनाने में जितनी टीचर की भागीदारी है उतनी पेरेंट्स की भी है। और बच्चों से भी मेरा एक अनुरोध है कि सफल वही बच्चा होता है जो छोटे से, जिसके अंदर एक लक्षण आते हैं, जो अपने माता पिता और गुरु की हर 24 घंटे रिस्पेक्ट करता है, वो बच्चा हमेशा सक्सेस होता है, हमेशा सफल होता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है, जिस बच्चे में चिड़चिड़ापन हो, जो जिद में हो, वो बच्चा सफल होने में या तो फिर और गिफ्ट होगा कि सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होता। ये आप बुरा नहीं मानना इस बात का, लेकिन ये फैक्ट है। जो बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट, कहते हैं माता पिता गुरु देव तुल्य है, माता पिता और गुरु भगवान के तुल्य होते हैं। जो इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आप देखते रहना आगे चलते। तो सबसे पहले माता पिता की, जब माता पिता घर पे हैं उनकी रिस्पेक्ट, जब आप स्कूल में आते हैं टीचर्स की रिस्पेक्ट, क्योंकि ये सारे लोग अभी आपको एक कच्चे घड़े को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप तैयार हो जाओगे तब आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, तब आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ काम है, मैंने आपको समझाया, घर पे पैसा नहीं, आपको कोई बोलने वाला नहीं, आपकी फसल खराब है, आपको कोई बोलने वाला, छत चूरी, आपको कोई बोलने वाला नहीं। आपको तब कोई बोलेगा जब आपका रिजल्ट खराब है, जब और अन्यत्र लड़कों से आपका अच्छा व्यवहार नहीं है, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तब जाके केवल आपको लोग बोलेंगे। और पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि स्कूल में जिस भी तरीके से कोई आप सहयोग कर सकते हैं, वो समय समय पे मीटिंग्स के माध्यम से वो सहयोग करना चाहिए। और अपनी स्कूल को, क्योंकि ये छोटी स्कूल है, बच्चे कम हैं, तो इसको तो और अच्छे से वो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कि इतना हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, जितने कम बच्चे हैं उनको और अच्छे से हम बना सकते हैं। इसी के साथ में अपने